नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 5 ईवीएस में पाठ 9 शुरू करने जा रहे हैं। हमारे पाठ का शीर्षक है कहाँ कहाँ से पानी। आज हम इसका पहला भाग पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है जल स्रोत। बच्चों देखो, हमारे दैनिक जीवन के अनेक कार्यों में पानी का प्रयोग होता है। जैसे मैं कुछ कार्यों की सूची बना रही हूँ। कृषि कार्यों में, शरीर की साफ सफाई के लिए, पीने के लिए, घर की साफ सफाई के लिए, खाना बनाने के लिए। ऐसे ही आप भी सोच विचार के ऐसे अनेक कार्यों के नाम लिख सकते हो जिसमें पानी का प्रयोग होता है। तो बच्चों, अगर हमारे घर 3-4 दिन पानी नहीं आए तो हम परेशान हो जाते हैं और हम पानी के बिना नहीं रह सकते। तो इन सारी बातों से हमें यह पता चलता है कि पानी जीवन के लिए अति आवश्यक है। अब सोचिए और बताइए कि आप पीने के लिए कैसा पानी काम में लेना चाहेंगे। तो बच्चों देखो, इस चित्र में एक बच्ची हैंडपंप से मटकी में पानी भर रही है और उसने मटकी के ऊपर एक कपड़ा बांधा हुआ है। इसका मतलब ये है कि पीने के लिए यह साफ पानी काम में लेना चाहती है। तो बिल्कुल सही बात है, पीने के लिए हमेशा साफ पानी काम में लेना चाहिए। बच्चों, आपको अपने अनेक कार्यों को करने के लिए जो पानी चाहिए वो आप कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हो। तो देखो, मैं कुछ नामों की सूची बना के लाई हूँ, जैसे नल, टंकी, ट्यूबवेल, हैंडपंप, कुएं, बावड़ी, तालाब, नदी, झील, जलदाय विभाग की टंकी। तो ये वो स्थान है या ये वो स्रोत हैं जहाँ से हमें पानी प्राप्त होता है। तो बच्चों, जल स्रोत को आप कैसे परिभाषित करेंगे कि वह स्रोत जहाँ से हमें जल प्राप्त होता है जल स्रोत कहलाते हैं। अब इन सब जल स्रोतों से हम पानी को प्राप्त करते हैं, लेकिन एक प्रश्न है कि इन जल स्रोतों में पानी कहाँ से आता है। तो सोचो, देखो, वर्षा जल, जब बरसात का मौसम होता है तो बरसात होती है तो उसको हम वर्षा जल कहते हैं। यह वर्षा जल हमारी भूमि पर आता है और दो जगह इकट्ठा हो जाता है। पहली जगह है सतह जल, दूसरी जगह है भूमिगत जल। सतह जल में जो पानी इकट्ठा होता है उसको हम समुद्र, नदी, तालाब और झील के रूप में देखते हैं। और जो जल भूमि के अंदर चला गया यानी कि भूमिगत जल, उसको प्राप्त करने के लिए हमें खुदाई करनी होती है और हम ट्यूबवेल, हैंडपंप और कुओं को बनाते हैं। अब इन जल स्रोतों से अगर हम पानी को लगातार निकालते रहेंगे तो ये वापस खाली हो जाएंगे। तो इनको कैसे भरा जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए देखो, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ कि हमारी धरती पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो विभिन्न जल स्रोतों से पानी भाप बनकर ऊपर उठता है। इस क्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। यह जो पानी वाष्प या भाप बनकर ऊपर उठता है, यह ऊपर जाकर बादलों का निर्माण करता है और यही बादल वापस वर्षा ऋतु में बरसात करते हैं और वर्षा जल के रूप में पानी हमारे जल स्रोतों में वापस भर जाता है। इस तरह से बच्चों, हमारी पृथ्वी के ऊपर जल चक्र चलता रहता है, जिसके कारण जल स्रोतों में पानी हमेशा बना रहता है। आया समझ में? तो अब पता कीजिए और बताइए कि आपके गांव और आसपास पानी के कौन कौन से स्रोत हैं। दूसरी बात, आपके गांव या शहर के आसपास कोई तालाब, झील या बांध हो तो उसके बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्र कीजिए। पहली बात, इसका नाम क्या है, यह कितना पुराना है, इसे किसने बनवाया, इसमें पानी कहाँ से आता है, इसके पानी का उपयोग किन किन कामों में होता है और इसके पास कौन कौन से मेले, त्योहार आयोजित किए जाते हैं। तो इन बातों को पता करिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अब देखो बच्चों, हमारे राजस्थान में, क्योंकि हम जानते हैं राजस्थान एक शुष्क प्रदेश है और यहाँ वर्षा थोड़ी कम होती है,
तो यहाँ पर जल का महत्व बहुत ज़्यादा है। इसलिए राजस्थान में जल की महत्ता को समझते हुए राजा महाराजाओं और जनमानस ने मिलकर जल संग्रह के लिए समृद्ध तंत्र विकसित किए, जिसमें एक से अधिक तालाब आपस में नहरों द्वारा जुड़े होते थे और एक एक करके सभी तालाब वर्षा जल से भरते थे और उसके बाद उस क्षेत्र से पानी बहकर बाहर निकलता था। तो इस तरह से जल का संग्रह हर क्षेत्र में किया जाता था। इसी तरह घरों में भी वर्षा जल को संग्रहित किया जाता था। देखो इस चित्र में वर्षा का जल जो छत से निकलकर एक नीले रंग के पाइप के द्वारा इस हरे रंग की टंकी के अंदर इकट्ठा किया जा रहा है। अब बच्चों पुनः मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाहूँगी। जैसे पहली बात मुझे बताना कि वर्षा जल के प्रवाह क्षेत्र में आए नालों और नहरों को रोकने से क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात, क्या आपके आसपास कोई बड़ा तालाब या बांध है। तीसरी बात, इस बड़े तालाब या बांध से दूसरे कितने तालाब और नाली जुड़े हुए हैं। चौथी बात, इन तालाबों में किस महीने में पानी अधिक रहता है। और पांचवी बात, क्या अलग अलग तालाबों के पानी का उपयोग भी अलग अलग किया जाता है। इन सब बातों को जानने के लिए आपको अपने परिवेश में आपके आसपास जो भी बड़ा जल स्रोत है उसको देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा और अपने गांव के बड़े लोगों से उसकी थोड़ी जानकारी लेनी पड़ेगी। तो इस बात को पता कीजिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अब हम बच्चों बात करेंगे पानी को शुद्ध करना। देखो हमारे घरों में जो नल से पानी आता है उसको जलदाय विभाग पहुंचाता है और वह पानी फिल्टर होकर हमारे घरों तक पहुंचता है। फिल्टर का अर्थ है कि जलदाय विभाग में उस पानी को थोड़ा साफ किया जाता है। दूसरी बात, पानी को शुद्ध करने के लिए हम भी अपने स्तर पर कुछ तरीके काम में लेते हैं। जैसे आपने हमेशा देखा होगा कि मम्मी जब मटकी में पानी भरती होगी तो पानी को छन्नी या कपड़े से छान कर भरती होगी, है ना। तो यह एक तरीका है जो सबसे सामान्य तरीका है। इसके अलावा देखो कुछ और तरीके हैं जो मैं बताती हूँ। देखो पहला तरीका, हम पानी को उबाल कर इसमें उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करके उसे शुद्ध कर सकते हैं। दूसरा तरीका, बहुत से ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो पानी को कीटाणु रहित कर देते हैं। और तीसरा तरीका आरओ। आजकल आपने घरों में देखा होगा कि पानी साफ करने की छोटी छोटी मशीनें लगी रहती हैं। ये मशीनें पानी के अंदर से विभिन्न प्रकार की जो अशुद्धियां हैं उनको हटा देती हैं और पीने का शुद्ध पानी हमें देती हैं। तो बच्चों ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम पानी को शुद्ध कर सकते हैं। पर एक बात है, पानी को शुद्ध क्यों करना है। तो इसका उत्तर बिल्कुल सीधा है कि शुद्ध जल पीने से हम अनेक बीमारियों से बच सकते हैं। इसीलिए हमें हमेशा साफ और शुद्ध पानी ही पीना चाहिए। अब सोचिए और बताइए कि हम झील या तालाब के पानी को फिल्टर क्यों करते हैं। दूसरी बात कि झील और तालाब का पानी किन किन कारणों से दूषित हो जाता है। तीसरी बात, आपके घर में जल का शुद्धिकरण किस प्रकार किया जाता है। तो इन तीनों प्रश्नों के बारे में सोचिएगा और इसके उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। तो बच्चों ये था पाठ 9 का पहला भाग, जहाँ पर हमने जाना जल स्रोत किसे कहते हैं, जल स्रोत में पानी कहाँ से भरता है, जल स्रोत से पानी हमारे घरों तक कैसे पहुँचता है, हमें पानी को क्यों शुद्ध करना चाहिए और हम पानी को कैसे कैसे शुद्ध कर सकते हैं। तो इसके दूसरे भाग के साथ में मैं आपसे फिर मिलने आऊँगी। तब तक अच्छी पढ़ाई करना। बाय।